Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video, and today we are going to start with unit 3, that is database management system using LibreOffice for class in IT 402, and this is the first video of this unit. And the today's topic which we are going to discuss here is appreciate the concept of database management system, जिसमें हम concepts पढ़ने वाले हैं data and information, database and its advantages, features of database, relational database model, then all the examples and the concepts of field record, table and database, different types of keys, that is primary, composite primary, foreign, alternate and candidate key, database management software and relational database management system software. So let us understand all these concepts one by one. So students, सबसे पहले if we introduce this topic that is database management system, तो उसमें सबसे पहला word आता है database, जो हम अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में डेली बेसिस पे देखते हैं. तो बेसिकली डेटाबेस क्या है? ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा और डेटाबेस सिस्टम हमारी लाइफ के बहुत ही एसेंशियल पार्ट है. हम डेली डे टू डे लाइफ में इनसे इंटरैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको डिक्शनरी में कोई वर्ड देखना है या फिर आपको टेलीफोन बुक में किसी अपने फ्रेंड का फ़ोन नंबर देखना है, तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है. वो किसी बुक में हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है. ठीक है, तो जो भी हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ना, उसे हम कहते हैं डेटाबेस. पहले हमारा जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता था वो सिर्फ हमारे फाइल्स में होता था, जिसे हम फ्लैट फाइल डेटाबेस बोलते थे, और उसके अंदर बहुत सारे एरर्स भी रहते थे. धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने से सारा डेटा हमारा कंप्यूटराइज फॉर्म में स्टोर होने लग गया, जिसे हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं. तो आपने देखा कि इस तरह से डेटा को और डेटाबेस को हम अपनी एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी लाइब्रेरी में कोई भी बुक सर्च करनी है, आपको कोई टेलीफोन नंबर सर्च करना है, आपको रेलवे टिकट बुक करनी है, या जो भी चीज़ आपको कोई भी डेटा इस तरह का सर्च आउट करना है या देखना है, तो आप वो कहीं पे भी जाके सिस्टम पे, कंप्यूटर पे सर्च कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं. एंड डेटा आपका किस फॉर्म में स्टोर होता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो. ठीक है. नाउ इसी डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है, इसके ऊपर वर्क किया जाता है, दैट गिव्स यू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड इट गिव्स यू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट. तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटाबेस. हमने समझा कि क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी और छोटी टर्म पे आते हैं, विच इज डेटा. तो बेसिकली डेटा क्या है? द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, बिल्कुल जिसका अपने आप में कुछ अलग से मीनिंग नहीं है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ डेटा. सो डेटा जो है वो रिलेट हो सकता है आपके पर्सन से, प्लेस से, एक्टिविटी से या थिंग से. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 2, एक मेरे पास नंबर है 4 और एक सिंबल है प्लस का. तो ये डेटा है, ये भी डेटा है, और ये जो सिंबल है दिस इज ऑल्सो माई डेटा. लेकिन जब मैं इसे इस तरह से लिख दूंगी, इट विल गिव मी द आंसर एज 6. नाउ दिस इज माई इंफॉर्मेशन. ये मेरी क्या है? इंफॉर्मेशन. यानी कि डेटा जो है अपने आप में उसका मीनिंग नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर काम किया जाएगा तो वो आपको क्या देता है? इंफॉर्मेशन. अब डेटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है या वीडियो भी हो सकता है. इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कंप्यूटर के थ्रू भी की जा सकती है, या यूजर अपने माइंड से भी प्रोसेसिंग कर सकता है टू गेट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. अब आपके रियल लाइफ में डेटा और क्या हो सकता है? जैसे कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो भी डेटा है, किसी पर्सन का वेट है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, एड्रेस है, हाउस एड्रेस है, टैक्स कोड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, ये सारा क्या है? दिस ऑल आर डेटा. ठीक है. अब इसी को अगर हम इंफॉर्मेशन के तरीके से समझें, तो बेसिकली जब डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है या उसे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा जाता है, तो वो क्या हो जाता है? आपका इंफॉर्मेशन. और अगर आपका डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, डेटा ही सही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन क्या ठीक होगी? बिल्कुल भी नहीं. अगर मान लो हम स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं और हमने स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वही गलत डाल दिए, तो क्या रिपोर्ट कार्ड ठीक बनेगी? बिल्कुल भी नहीं. तो मार्क्स जो हैं, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो क्या हैं? वो डेटा हैं, और उससे जो रिपोर्ट कार्ड बनी वो हमारी क्या है? दैट इज इंफॉर्मेशन. सो इन ऑर्डर फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी करेक्ट, आपका डेटा भी क्या होना चाहिए? दैट शुड ऑल्सो बी करेक्ट. ठीक है. सिमिलरली जो हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करा जाता है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर टेम्परेचर सही से रिकॉर्ड किया गया है तो हम उस दिन का मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज टेम्परेचर निकाल सकते हैं. लेकिन अगर वही एक्यूरेट नहीं है तो आपके जो आउटपुट होंगे, दैट इज इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी आपकी क्या होगी? गलत होगी. ठीक है. तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, दैट इज डेटा को जब प्रोसेस किया गया, दैट बिकम्स इन्फॉर्मेशन.
अब आपके सामने यहाँ पे देखो डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये संडे मंडे से लेके टिल सैटरडे ये सारा क्या है, डेटा है। फिर डे टेम्परेचर 35, नाइट टेम्परेचर 15 ऑन संडे। तो ये सारा जो डेटा जब मैंने एक साथ लिखा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसमें कि कॉलम्स है और रोज है। कॉलम्स क्या है, डे टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर, और ये मेरी रोज है, जैसे संडे 35 15 ये मेरी एक रो है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमने सेट कर दिया तो ये हमारी क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन। अब हम इस टेबल को देख के पता लगा सकते हैं कि संडे को डे का ये टेम्परेचर था, नाइट का ये टेम्परेचर था, थर्सडे को डे का ये टेम्परेचर था, नाइट का ये टेम्परेचर था। सो दिस बिकम्स इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं डेटाबेस की। जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा कि डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अभी हमने देखा कि पीछे हमने डेटा को एक टेबल में अरेंज किया था। तो जब एक डेटा को अरेंज किया जाता है ऑर्गेनाइज मैनर में और वो डेटा आपस में जब रिलेटेड होता है, दैट बिकम्स डेटाबेस। ये तो सिर्फ एक टेबल थी, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेबल्स हो और वो सारी टेबल्स आपस में एक दूसरे से लिंक हो तो वो क्या होता है, आपका डेटाबेस। सो व्हाट इज अ डेटाबेस, ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है उसके अंदर हम एडिशन भी कर सकते हैं, यानी कि न्यू डेटा ऐड भी कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई इट, चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या उसे डिस्प्ले करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, ठीक है। और ये सब काम करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ना, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ऐसे हमारे पास आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास MS एक्सेस है, ओपन ऑफिस बेस है जो लास्ट ईयर था, देन हमारे पास इस ईयर जो आया है हमारे पास दैट इज लिब्रे ऑफिस बेस। इसके अलावा भी हमारे पास ओरेकल, इंग्रेस और MySQL ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो हमारी फोन बुक होती है, अब फोन बुक में क्या होता है, नेम्स होते हैं और फोन नंबर होते हैं। अब नेम तो हमें याद रहते हैं, सपोज अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लेकिन साथ में उनके फोन नंबर सबके याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक फोन बुक बना लेते हैं जिसमें सीक्वेंस वाइज, लाइक अल्फाबेटिकल वाइज हमने उनके नेम ले लिए और साथ में हमने उसका नंबर लिख दिया। तो वो क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया और उसे हम क्या कह सकते हैं, डेटाबेस। और ये काम अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कर रहे हैं तो वहां पे हमें DBMS सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ डेटाबेस और DBMS। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द DBMS। अगर हम DBMS के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली चीज है ऑर्गेनाइज स्टोरेज। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारा जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और हमें कभी भी कोई भी डेटा चाहिए तो सीधा हम उस कॉलम पे जाएंगे। सपोज मुझे रोल नंबर 1 का डेटा चाहिए, मुझे पता है रोल नंबर 1 मुझे सीधा सबसे ऊपर मिलेगा, तो आई डायरेक्टली गो टू रोल नंबर 1 और वहां से आई फेच द डेटा ऑफ दैट पर्सन। रोल नंबर 10 का डेटा चाहिए, सीधा रोल नंबर वाले कॉलम में 10 पे आएंगे और उसका डेटा ले लेंगे। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा होने का मतलब है कि डेटा को फेच करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। उसके एडवांटेज है एक्चुअली। और ऑर्गेनाइज मैनर में रखना, किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हो, रोल नंबर वाइज रख सकते हो, अल्फाबेटिकल वाइज रख सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर सेकेंड एडवांटेज है डेटा को एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। जब हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा होता है तो DBMS में ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा होने से हम क्या कर सकते हैं, आजकल जो किसी भी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है, कौन सी कार ज़्यादा डिमांड में है या कम डिमांड में है, तो इस तरह से हम एनालाइज कर पाते हैं करंट ट्रेंड को और उसके बेसिस पे वी कैन टेक द प्रॉपर डिसीजंस, ठीक है। और थर्ड हमारा है डेटा शेयरिंग। अगर सेम डेटा सेट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हमें चाहिए तो बार बार बनाने से अच्छा है कि हम उसी डेटा को शेयर कर दें ताकि हमें वो काम रिपीटेडली ना करना पड़े। सो दैट इज अगेन द एडवांटेज ऑफ DBMS, ऑर्गेनाइज स्टोरेज, डेटा एनालिसिस, डेटा शेयरिंग। आगे और हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। और क्या है, मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का स्टूडेंट्स मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जब हम DBMS का यूज करते हैं ना तो हमारा जो डेटा का डुप्लीकेशन है वो बहुत कम हो जाता है। मान लो मैं एक फाइल के अंदर स्टूडेंट का डेटा फीड कर रही हूँ और मैंने रोल नंबर 1 का नेम लिख दिया सौरभ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे आई फॉरगॉट अबाउट दैट थिंग और मैंने दोबारा से उस डेटा को फीड कर दिया और यहाँ पे अगेन वो डेटा डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ और नेम दे दिया। लेकिन DBMS के अंदर हमारे पास कुछ फीचर होती है, जैसे कि प्राइमरी की फीचर होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी की हमारे टेबल का वो कॉलम होता है जिसके अंदर आप रिपीटेड वैल्यू नहीं डाल सकते। तो अगर मैंने एक बार रोल नंबर 1 डाल दिया और मैं दोबारा 1 डालने का ट्राई करूं तो वहां पे मेरा क्या आ जाएगा, इट विल शो मी एन एरर।
तो इससे क्या हुआ, मेरा डुप्लीकेट डेटा नहीं जा सकता इसके अंदर, दैट इज द थिंग। तो कुछ प्रॉपर्टीज डीबीएमएस की ऐसी होती हैं जिसको अप्लाई करके हम उसके अंदर डुप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं, एंड इन दिस केस प्राइमरी की होती है हमारे पास, ठीक है। फिर होता है हमारा डेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हमारा डेटा में मिस्टेक्स कम से कम हो। अगर हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेशन कम से कम होगी, ना के बराबर होगी, तो ऑफ कोर्स हमारे डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगी, उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, गलत डेटा नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमारे डीबीएमएस में जो टेबल्स होती है ना वो आपस में लिंक होती हैं। तो सपोज मेरे पास एक ये स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट मेरा कॉलेज में है और वो हॉस्टल में भी है, तो मैंने इस कॉलेज वाले टेबल में तो उसका जो एड्रेस है वो अपडेट कर दिया, लेकिन हॉस्टल वाले में नहीं किया। अगर मेरे पास ये डेटा फाइल में है तो वहां पे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन डीबीएमएस में मेरी ये दो टेबल्स आपस में अगर लिंक्ड हैं, तो मैंने अगर एक जगह स्टूडेंट के कॉलेज के एड्रेस में, कॉलेज वाले टेबल में स्टूडेंट के होम एड्रेस को चेंज किया, तो हॉस्टल वाले टेबल में अपने आप चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि ये टेबल्स आपस में लिंक होगी। तो इससे क्या होगा, डेटा की जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहेगी, मिस्टेक्स नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज मतलब होना कि उसका जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है वो हमें ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर टेबल्स होती हैं, डेटा टेबल में अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होता है, सेव होता है, हम उसे रीड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और इस तरह से हम उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके भी रख सकते हैं। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी आती है ना हमारे पास, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो ये हमारी एडवांटेजेस हुई। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजेस द एक्यूरेसी। तो अभी हमने कंसिस्टेंसी की बात करी थी, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, मिस्टेक्स कम है। तो सिमिलर पॉइंट है कि हमारे डेटा में रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी कम है, तो हमारा डेटा अपने आप एक्यूरेटली रिट्रीव हम उसे कर पाएंगे, अपने आप को एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज और इसके अंदर क्या एडवांटेज है, इसके अंदर वैलिडिटी आप लगा सकते हैं, वैलिडिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 30 से ज़्यादा होने चाहिए, तो उस केस में मैं मार्क्स वाले टेबल, मार्क्स वाले कॉलम के ऊपर एक कंडीशन लगा सकती हूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स 30 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर किसी ने भी उसमें 30 से कम डालने का ट्राई किया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये काम आप डीबीएमएस में कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सिक्योरिटी, कि डीबीएमएस एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, एक ही पॉइंट से कोई भी एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो उसमें भी क्या होता है, पासवर्ड्स होते हैं, तो जिस पर्सन को डीबीएमएस का पासवर्ड नहीं पता है वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो अनऑथराइज एक्सेस होती है ना वो इसमें प्रिवेंट हो जाती है, और इसमें पासवर्ड्स होते हैं जिससे कि कोई भी थर्ड पर्सन आगे हमारे डेटा को उस पर कोई फर्क नहीं डाल सकता, लाइक उसको छेड़ नहीं सकता है, ठीक है ना, दैट इज द पॉइंट। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ डेटाबेस। फीचर्स ऑफ डेटाबेस मतलब डेटाबेस के अंदर, मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली चीज है, डेटाबेस के अंदर एक या एक से ज्यादा टेबल्स हो सकती हैं। डेटाबेस में एक टेबल भी हो सकती है, एक से ज्यादा टेबल्स भी हो सकती हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक होती हैं। और हर टेबल में, डेटाबेस के हर टेबल में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रहती है। कैसे रहती है, सपोज मैंने स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया और उसके अंदर मैंने कुछ फील्ड्स ले ली, लाइक रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो स्टूडेंट इज माय टेबल और रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन मेरे कॉलम्स हैं, यानी कि मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। तो रोल नंबर वाले कॉलम में सारे नंबर्स रहेंगे, ऐसे ही नेम वाले कॉलम में सारे नेम्स रहेंगे। तो उसमें हर एक डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। प्लस हर टेबल की एक ना एक प्राइमरी की होती है जो बाकी के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि इसी टेबल की अगर मैं बात करूं तो रोल नंबर सबका अलग अलग होगा, नेम सेम हो सकता है, क्लास सेम हो सकता है, सेक्शन सेम हो सकता है, लेकिन क्या किसी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम होगा, नहीं होगा। तो इस केस में रोल नंबर मेरा एक ऐसा फील्ड है जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे अगर मैं कह दूं सपोज रोल नंबर 1 का नेम है राहुल और रोल नंबर 3 का भी नेम राहुल है, मैं कहूँ राहुल की मुझे डिटेल्स चाहिए, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से राहुल की डिटेल्स चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे रोल नंबर 1 की डिटेल्स चाहिए, तो रोल नंबर 1 तो एक ही है, तो ये मुझे सारा का सारा यूनिकली आइडेंटिफाई करके दे रहा है प्राइमरी की, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। वैसे तो हमारे सामने हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, लाइक नेटवर्क है, हिरारिकल है, लेकिन इस चैप्टर में जिस डेटाबेस मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेशनल। और जब सॉफ्टवेयर में हम रिलेशंस बनाते हैं तो रिलेशन को ही टेबल्स बोला जाता है, ठीक है। ये प्रपोज हुआ था आपका 1970 में बाय द पर्सन EF कोड, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका डेटाबेस मॉडल है। इसके अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका डेटा होता है ना वो डिफरेंट टेबल्स में स्टोर होता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जैसे आपने भी देखा, ठीक है।
और वो डेटा अगर एक से ज्यादा टेबल में स्टोर है तो वो आपस में कॉमन फील्ड से लिंक होगा। ये कॉमन फील्ड का कंसेप्ट हमारा प्राइमरी और फॉरेन की में आता है, इसे हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो हमारी एक से ज्यादा टेबल्स है उनके बीच में लिंकिंग होती है, उस लिंकिंग को हम रिलेशन भी बोलते हैं और टेबल को भी हम रिलेशन बोलते हैं। एक्चुअली लिंकिंग को रिलेशनशिप बोला जाता है और टेबल्स को रिलेशन बोला जाता है, क्योंकि इस डेटाबेस मॉडल्स में टेबल का यूज किया गया है और उसमें आपके रोज और कॉलम्स होते हैं, इसलिए इस डेटाबेस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ टर्म्स रहती हैं। सबसे पहले इस डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो टेबल्स में स्टोर होता है। तो टेबल क्या है, जिसके अंदर लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। इसमें रोज होती हैं, एक टेबल में क्या होता है, एक टेबल के अंदर हमारी रोज होंगी और हमारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। जो टॉप टू डाउन होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और जो लेफ्ट टू राइट होती हैं वो रोज होती हैं। कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, कितने भी रोज हो सकते हैं, कॉलम्स आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर मैंने स्टूडेंट टेबल लिया तो मैंने रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, यानी कि वो स्टूडेंट एंटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर चीज आती है फील्ड्स, कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स। अब स्टूडेंट टेबल में मैंने यहाँ पे लिया रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, तो इन्हीं को मैं फील्ड्स बोल रही हूँ, कॉलम्स भी बोल रहे हैं और हम एट्रीब्यूट्स भी बोल रहे हैं। तो सबसे छोटी एंटिटी डेटाबेस की क्या है, हमारे कॉलम्स है और इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा जाता है। एक कॉलम में रोल नंबर में सारे रोल नंबर जाएंगे, नेम में सारे नेम जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, और जो रिकॉर्ड होता है ना वो हमारी रोज होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं प्राइमरी की रोज को। ठीक है, अब रोल नंबर के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा जाएगा, जैसे रोल नंबर है तो हमारा इसके अंदर नंबर्स जाएंगे, नेम है तो स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी, लाइक कैरेक्टर्स जाएंगे, इस टाइप से। देन होती है डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज का मतलब जो हमने टेबल के अंदर कोई भी डेटा फीड किया, वो किसी का नेम भी हो सकता है, वो किसी की क्लास भी हो सकती है, वो रोल नंबर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अभिनव बिंद्रा, ये सपोज हो गया नेम, 26 सपोज होगी एज, गेम हो गया सपोज शूटिंग, एरिया हो गया सपोज चंडीगढ़ और डेट होगी सपोज 10, 12, 20, 80। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं ना, दीज आर माई डेटा वैल्यूज, इनको हम डेटा आइटम्स भी बोल देते हैं। अब देखो रिकॉर्ड और रो। रिकॉर्ड का मतलब है कि हमारी एक रो लेफ्ट से राइट की तरफ जो होती है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। एक कॉलम में सेम टाइप की वैल्यू होती है, लेकिन एक जो रो होती है या रिकॉर्ड होता है उसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपकी वैल्यूज होती हैं, आप इस डायग्राम से देखो, ये मेरे पास एक टेबल है, सपोज ये स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट नाम की रिलेशन है, इसमें मेरे पास रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डीओबी एंड डीओए, दैट इज डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एडमिशन। तो ये सारे क्या है, दीज आर माई फील्ड्स, जिसे हम कॉलम्स भी कह सकते हैं और एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। और नीचे हमने एक और ले लिया रोल नंबर, बुक नंबर, डेट ऑफ बोरो, डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, डेट ऑफ बोरो, सपोज ये टेबल स्टूडेंट था और ये टेबल मेरा बुक है। ठीक है, तो इसमें भी रोल नंबर, बुक नंबर, डेट ऑफ बोरो, डेट ऑफ एडमिशन, तो ये मेरी क्या है, फील्ड्स है। और रोज क्या है, 913 दीपक कुमार, क्लास 10, ये डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ एडमिशन, ये पूरी मेरी एक रो है, लेकिन इसमें सारा डेटा अलग अलग टाइप का है। लेकिन अगर सिर्फ रोल नंबर को देखो तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स हैं, तो ये सेम टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट टेबल है, ये हमारी कौन सी टेबल है, बुक टेबल है। तो ये दो टेबल है, इनमें कुछ फील्ड्स हैं और कुछ रिकॉर्ड्स या रोज है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कीज। नेक्स्ट कंसेप्ट है कीज का, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आपने करना है। सबसे पहली चीज आती है टेबल में प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारे टेबल का वो कॉलम होता है या वो एट्रीब्यूट होता है जिससे सारे के सारे रिकॉर्ड्स हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसी से पता लगता है कि इस रो में ये डेटा है। ठीक है, अब जब मैंने इसके बारे में बात करी तो अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि स्टूडेंट टेबल में मेरे पास रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन है। तो हमने बोला था कि नेम, क्लास और सेक्शन तो सेम हो सकता है, लेकिन जो रोल नंबर होगा वो सबका क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है ना, तो इस केस में रोल नंबर अलग रहेगा। तो अगर रोल नंबर 1 का नेम है निशा और रोल नंबर 2 का भी नेम निशा है, तो मैं कहूँ निशा की डिटेल्स दो, तो उसका तो रोल नंबर 1 भी और 2 भी है, तो हमें पता नहीं लगा कौन से रोल नंबर की डिटेल्स चाहिए। तो इसके लिए सब मैं रोल नंबर को स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि मुझे रोल नंबर 1 की डिटेल्स चाहिए, तो उस केस में रोल नंबर 1 वाली निशा की सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस केस में रोल नंबर को क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की। ठीक है, अब द कॉलम और द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम दैट फॉर्म द प्राइमरी की हैव द यूनिक वैल्यूज एट एनी टाइम, नो टू रोज इन द टेबल कैन आइदर हैव सेम वैल्यू एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। अब सपोज मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया तो 1 रोल नंबर एक ही बार आएगा, इससे ज्यादा बार नहीं आ सकता।
और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी बच्चे का रोल नंबर ना हो। तो अगर आपने किसी भी टेबल में किसी कॉलम को प्राइमरी की सेट किया है, ना तो आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हैं, ना आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स, कंपोजिट प्राइमरी की का, या जिसे हम कंपोजिट की भी कह देते हैं। अब यहाँ पे तो आपने देखा कि रोल नंबर की हेल्प से मैं इसको आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, बाकी सारी रिपीटेड हो सकती है लेकिन रोल नंबर मेरा यूनिक है, तो मैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे पास हमें एक से ज्यादा कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमारा डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ रोल नंबर 1 है, उसका नाम निशा है, उसके इंग्लिश में मार्क्स हैं 70, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर 2 है, हार्दिक है, उसके हिंदी में मार्क्स हैं 80, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से रोल नंबर 1 निशा और अब यहाँ पे उसके मैथ्स के मार्क्स ले लिए और वो है मेरे पास 75, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास जो रोल नंबर वाला कॉलम है इसके अंदर रोल नंबर 1 निशा है, रोल नंबर 1 निशा यहाँ पे भी है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे रोल नंबर 1 के मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो रोल नंबर 1 के कौन से मार्क्स चाहिए ये तो मुझे पता नहीं। रोल नंबर 1 के मार्क्स 70 भी हैं और रोल नंबर 1 के मार्क्स जो है वो 75 भी हैं, ठीक है ना। तो इस केस में मुझे ये पता करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो इस केस में रोल नंबर और सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी माई कंपोजिट प्राइमरी की। रोल नंबर और सब्जेक्ट अगर मैं इन दोनों को मिला के देखूं, दैट विल बी माई कंपोजिट प्राइमरी की। क्योंकि रोल नंबर 1 के इंग्लिश के मार्क्स 70 है, रोल नंबर 1 के मैथ्स के मार्क्स 75 है। मैंने सिर्फ ये बोला कि रोल नंबर 1 के मार्क्स जानने हैं तो मैं नहीं पता लगा पाऊंगी, लेकिन मैंने बोला रोल नंबर 1 के इंग्लिश के मार्क्स जानने हैं, देन आई विल बी एबल टू नो यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। तो मुझे उसके लिए दोनों कॉलम्स चाहिए, रोल नंबर भी चाहिए और आपका सब्जेक्ट भी चाहिए। सो ये दोनों मेरे क्या बन जाएंगे, कंपोजिट प्राइमरी की। अब कंपोजिट प्राइमरी की जब आप बनाते हो तो उससे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि वो ऑलरेडी प्राइमरी की ना बनी, क्योंकि अगर रोल नंबर ऑलरेडी प्राइमरी की होगा तो 1 1 तो इसमें 2 बार आ नहीं पाएगा, ठीक है। और एक चीज और इसमें आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 1 ये रिपीटेड वैल्यू आई, ठीक है। 1 निशा है, यहाँ पे इस तरह से हो गया, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग अक्रॉस द कॉलम्स हम सेम वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे कि 1 इंग्लिश मैंने दे दिया, मैं 1 दोबारा से इंग्लिश अगर दूं कंपोजिट प्राइमरी की में तो वो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अक्रॉस द कॉलम सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली सेम वैल्यू हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि ये रोल नंबर 1 है, ये भी रोल नंबर 1 है, यहाँ रोल नंबर 1 के इंग्लिश के मार्क्स है और यहाँ रोल नंबर 1 के मैथ्स के मार्क्स है, दैट इज ओके। मैंने कहा 2 के हिंदी के मार्क्स, अब मैं दोबारा 2 यहाँ लिख के और यहाँ हिंदी लिखूंगी तो वहां पे मेरा एरर आएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी फॉरेन की। अब फॉरेन की हमारा क्या रहता है स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। फॉरेन की हमारा क्या रहता है स्टूडेंट्स, फॉरेन की हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, मतलब फॉरेन की हमारी टेबल का वो कॉलम होता है। फॉरेन की का कंसेप्ट में 2 चीजें होती हैं, 2 टेबल आते हैं इस तरह से। सपोज ये स्टूडेंट टेबल है, ये टीचर टेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोल नंबर है और यहाँ पे भी हमारा क्या है, रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है। अब टीचर वाले टेबल में मतलब जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और ये टेबल आपस में लिंक है, ठीक है। तो ये जो ये वाला मेरा टेबल है ये मेरा पेरेंट टेबल है और ये मेरा चाइल्ड टेबल है। तो फॉरेन की क्या कहती है कि हमारा जो टेबल आपस में जब लिंक होते हैं तो हमारे चाइल्ड टेबल का वो कॉलम जिसकी वैल्यूज हम मेन टेबल की प्राइमरी की से ले रहे हैं वो होती है हमारी फॉरेन की। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये देखो आपके सामने ये है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल और ये है स्टूडेंट मार्क्स टेबल, ये 2 टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब इस रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन ये है। एनरोलमेंट नंबर जो है वो प्राइमरी की है इस केस में, ये सब स्टूडेंट्स का क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। नेम सेम हो सकता है, क्लास सेम हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन भी सेम हो सकता है। तो ये एनरोलमेंट नंबर जो है वो मेरी प्राइमरी की है इस टेबल में। अब मेरे पास एक दूसरा टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क्स टेबल। इसमें रोल नंबर, मैथ, साइंस, वोकेशनल के मार्क्स और एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। तो दोनों टेबल में कौन सा ऐसा कॉलम है जो सेम है, एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
अब इस टेबल में प्राइमरी की मेरी एनरोलमेंट नंबर है और इस टेबल में प्राइमरी की मेरी क्या है, रोल नंबर है। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है ना मेरा स्टूडेंट मार्क्स टेबल, इसके जो एनरोलमेंट नंबर नाम का जो कॉलम है, इसकी वैल्यूज कहाँ से आई हैं, क्या है 7890 7891, यहाँ देखो 7890 7891, ये सारी वैल्यूज मेरी यहाँ से आई हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल के एनरोलमेंट नंबर से आई हैं। ठीक है ना, तो जब हम चाइल्ड, ये मेरा पेरेंट टेबल है और ये मेरा चाइल्ड टेबल है, तो जब हम चाइल्ड टेबल में ऐसा कोई कॉलम डाल देते हैं जो हमारे पेरेंट टेबल में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि प्राइमरी की है और उसकी वैल्यूज भी हम वहां से ले रहे हैं, तो वो हमारा हो जाती है फॉरेन की। ठीक है ना, जो इस टेबल की प्राइमरी की है लेकिन यहाँ आके ये फॉरेन की है क्योंकि वैल्यूज वहां से ले रही है। अब ये ध्यान रखना, इस प्राइमरी की में वैल्यूज तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये 7890 वाली एंट्री आप दोबारा किसी और स्टूडेंट के लिए करते हैं तो वो यहाँ पे चल जाएगा, फॉरेन की में चल जाएगा। फॉरेन की को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये काम आप प्राइमरी की में नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आती है दैट इज द कैंडिडेट की एंड द ऑल्टरनेट की। कैंडिडेट की हमारे वो कॉलम से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कैंडिडेट्स हैं प्राइमरी की बनने के। ठीक है ना, और उनको भी आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की तरह आप उनको भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ना आप उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हो। जैसे कि जो हमारे पास टेबल है स्टूडेंट मार्क्स टेबल, उसमें एनरोलमेंट नंबर भी है और रोल नंबर भी है, तो दोनों क्या है, हमारी कैंडिडेट कीज है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स टेबल मेरा ये वाला है, तो इसमें रोल नंबर को मैंने क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की बनाया हुआ है, और एनरोलमेंट नंबर भी मेरा क्या है तो इसमें भी यूनिक वैल्यूज। तो बनाने को अगर मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया होता तो मैं इसको कैंडिडेट की मान सकती थी और ये भी मेरी कैंडिडेट की हो सकती थी। तो प्राइमरी की एक ही होती है, लेकिन रोल कैंडिडेट की आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही मेरी कैंडिडेट की काम कर सकती हैं अगर मैंने किसी को प्राइमरी की सेट नहीं किया है तो। और लास्ट है आपकी ऑल्टरनेट की, जो भी हमारी कैंडिडेट की जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से हम किसी ना किसी को प्राइमरी की बना देते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच जाती है ना वो हमारी क्या होती है, ऑल्टरनेट कीज। जैसे अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना दूं तो एडमिशन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा ऑल्टरनेट की हो जाएगा। इस केस में जैसे अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना दूं तो मैं यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, या अगर मैं एक और फील्ड लेती हूँ एडमिशन नंबर, उसे हम ऑल्टरनेट की मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कर लिए जो भी रिलेटेड थे आपके लिब्रे ऑफिस बेस के फर्स्ट टॉपिक में। ठीक है ना, तो अब आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड योर फीडबैक how you find this video helpful, and if you find this video helpful you can like it, you can share the video with your friends and subscribe the channel for more such updates। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, till then have a good day and thank you।